सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, तो शायद आपका पहला जवाब हो वोट, इलेक्शन या फिर पॉलिटिकल पार्टीज। और ये कुछ हद तक सही भी है। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी का सबसे ज्यादा नजर आने वाला चेहरा होती हैं। अगर आप शहरों से दूर किसी रिमोट गांव में भी चले जाएं, तो मुमकिन है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते ही ना हो, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से वाकिफ ही ना हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम जरूर जानते होंगे। ये एक अजीब पैराडॉक्स है। पॉलिटिकल पार्टीज सबसे ज्यादा नजर आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी होती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। तो सवाल आता है, क्या हमें वाकई पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, और अगर हाँ तो क्यों? अपनी वीडियो के इस सेक्शन में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस सेक्शन के एंड तक आप समझ जाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं, ये काम क्या करती हैं, और क्यों डेमोक्रेसी इनके बगैर अधूरी है। आज से 100 साल पहले तक दुनिया के बहुत कम मुल्कों में पॉलिटिकल पार्टीज होती थीं, लेकिन आज दुनिया में बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जहां पॉलिटिकल पार्टीज ही ना हो। तो ये अचानक कैसे हुआ? जैसे जैसे सोसाइटीज बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती गईं, वैसे वैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, और जब लोग खुद हर डिसीजन नहीं ले सकते तो उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए होते हैं। लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम पैदा हुई। लाखों लोगों की ओपिनियंस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए और गवर्नमेंट को कैसे डायरेक्शन दी जाए? यहीं से जन्म होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। सिंपल लफ्जों में पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्शन लड़ता है और गवर्नमेंट में पावर हासिल करता है, लेकिन सिर्फ पावर के लिए नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पॉलिसीज पर अग्री करती हैं, प्रोग्राम्स बनाती हैं और कलेक्टिव गुड के लिए काम करने का दावा करती हैं। अब क्योंकि हर इंसान के गुड का मतलब अलग होता है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को कन्विंस करती हैं कि उनकी पॉलिसी सबसे बेहतर है, और यहाँ से पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों के पॉलिटिकल डिविजन्स को भी रिफ्लेक्ट करती हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, लीडर्स, वो चेहरे जो नजर आते हैं। दूसरे आते हैं एक्टिव मेंबर्स, जो ग्राउंड पे काम करते हैं। और तीसरे होते हैं फॉलोअर्स, जो वोट देते हैं और पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज असल में काम क्या करती हैं। पहला और सबसे ऑब्वियस काम, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। ज्यादातर डेमोक्रेसीज में इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ही होते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में चुनाव लड़ेंगे उनका सिलेक्शन कैसे होता है? यूएसए जैसे मुल्कों में तो पार्टी मेंबर्स आपस में वोटिंग करके डिसाइड कर लेते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन इंडिया में टॉप लीडरशिप डिसाइड करती है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी के बगैर इलेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स का कंपटीशन बन जाता है। दूसरा फंक्शन, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाना। सोचिए, हर सिटीजन की ओपिनियन अलग है। अब अगर गवर्नमेंट सबकी बात सुनने लगे तो डिसीजन मेकिंग तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज हजारों और लाखों ओपिनियंस को कुछ बेसिक पॉलिसीज में कन्वर्ट करती हैं, और रूलिंग पार्टी अपनी पॉलिसीज पर गवर्नमेंट चलाती है। तीसरा फंक्शन होता है लॉज बनाना। ऑफिशियली लॉज तो लेजिस्लेचर बनाता है, लेकिन रियलिटी यही है कि ज्यादातर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट किसी न किसी पार्टी से ही होते हैं, और पार्टी लीडरशिप के डायरेक्शन पर ही पार्लियामेंट में किसी भी बिल पर वोट देते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज लॉ मेकिंग में भी सेंट्रल रोल प्ले करती हैं। चौथा फंक्शन है गवर्नमेंट बनाना और चलाना। पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, उन्हें ट्रेन करती हैं, मिनिस्टर्स बनाती हैं, और फिर गवर्नमेंट अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के मुताबिक चलती है। पांचवा फंक्शन आता है ऑपोजिशन का रोल। जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो चुप नहीं बैठती, वो ऑपोजिशन का काम करती है। ऑपोजिशन का क्या काम होता है? गवर्नमेंट की गलतियों को हाईलाइट करती है, पॉलिसीज पर सवाल उठाती है और पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करती है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को माना जाएगा। छठा आता है पब्लिक ओपिनियन बनाना। पॉलिटिकल पार्टीज इश्यूज को उठाती हैं, मूवमेंट्स लॉन्च करती हैं और प्रेशर ग्रुप्स के साथ काम करती हैं। अब ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी पर अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन खुद इलेक्शंस में डायरेक्टली कभी नहीं लड़ते। इनका मेन गोल होता है अपने मेंबर्स या सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना या प्रमोट करना, जैसे ट्रेड यूनियंस, भारतीय किसान यूनियन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और सातवां आता है लोगों को गवर्नमेंट से जोड़ना। आम आदमी के लिए पार्टी लीडर तक पहुंचना ज्यादा आसान होता है बमुकाबले किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के, और इसीलिए लोग पार्टीज पर ट्रस्ट भी ना करें फिर भी उनके करीब रहते हैं। जरा इमेजिन कीजिए ऐसी डेमोक्रेसी जहां कोई पॉलिटिकल पार्टी ही ना हो, तो क्या होगा? हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, कोई नेशनल पॉलिसी का वादा नहीं करेगा, और गवर्नमेंट अगर बन भी गई तो अनस्टेबल होगी। कोई भी ये बताने का जिम्मेदार नहीं होगा कि देश का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, लोकल लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव्स सिर्फ अपने एरिया के जवाबदेह होंगे, लेकिन पूरे देश के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। पंचायत इलेक्शंस में हम ये देख चुके हैं।
पार्टीज फॉर्मली नहीं लड़ती हैं पंचायती का चुनाव, ज्यादातर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ही होते हैं, लेकिन उसमें भी फैक्शंस बन जाते हैं, मतलब पार्टी जैसा सिस्टम फिर भी आ जाता है। तो पता ये चला कि पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं होती, ये ओपिनियंस को ऑर्गेनाइज करती हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती हैं, ऑपोजिशन के जरिए अकाउंटेबिलिटी लाती हैं और लोगों को सिस्टम से जोड़ती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। हाँ, पार्टीज में प्रॉब्लम्स होती हैं और क्रिटिसिज्म भी जस्टिफाइड होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पार्टीज खत्म कर दी जाएं, बल्कि इसका सॉल्यूशन ये है कि पार्टीज को बेहतर बनाया जाए, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई जाए। कमेंट्स में बताइए कि आपके ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। इस सेक्शन में हम वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपको मालूम है कि कुछ कंट्रीज में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, कहीं पर सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी होती हैं और कहीं दर्जनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट क्यों बनाती हैं? वीडियो के इस सेक्शन में हम एक बहुत अहम सवाल पर बात करने जा रहे हैं। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए? ये टॉपिक सिर्फ आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आपके वोट, आपकी आवाज और आपके फ्यूचर से सीधा जुड़ा हुआ है। इस सेक्शन के एंड तक आप समझ पाएंगे कि सिंगल पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम्स क्या होते हैं, भारत जैसे डाइवर्स मुल्क में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है और पॉलिटिकल पार्टीज पर ट्रस्ट कम होने के बावजूद पार्टिसिपेशन ज्यादा क्यों है। डेमोक्रेसी का बेसिक रूल यही है कि हर ग्रुप्स ऑफ सिटीजन को हक हो कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो हर डेमोक्रेटिक मुल्क में बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। जैसे अगर हिंदुस्तान की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर रजिस्टर्ड पार्टी इलेक्शंस जीतने की सीरियस कंटेंडर नहीं होती। आमतौर पर सिर्फ कुछ ही पार्टीज होती हैं जो हकीकी तौर पर इलेक्शंस जीतकर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हो पाती हैं। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है कि डेमोक्रेसी के लिए कितनी इफेक्टिव पार्टीज होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत करने की इजाजत होती है, इसे कहते हैं वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है चाइना। वहां सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनल लेवल पर रूल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वहां सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल करती है। लीगल तौर पर पार्टीज बनाना अलाउड है, लेकिन प्रैक्टिकली फ्री कंपटीशन नहीं होता। चाइना में इलेक्शंस मोस्टली लोकल लेवल पर होते हैं, जिससे पार्टी को सिटीजन्स का सपोर्ट दिख सके और गवर्नेंस थोड़ी रिस्पॉन्सिव लगे। लेकिन नेशनल लेवल पर मल्टी पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं होता। यहाँ पर इलेक्शंस पावर चेंज करने का रियल चांस नहीं देती, ऑपोजिशन इफेक्टिवली एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ इलेक्शन पार्टीज के बीच नहीं होता, बल्कि पार्टीज द्वारा अप्रूव किए गए कैंडिडेट्स के बीच में होता है। पार्टी सेम ही रहती है। इसीलिए सिंगल पार्टी सिस्टम को डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं माना जाता। डेमोक्रेसी का मतलब है चॉइस, और चॉइस तब होती है जब कम से कम 2 पार्टीज तो हो और दोनों को फेयर चांस मिले पावर में आने का। अब बात करेंगे टू पार्टी सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो रियलिस्टिकली गवर्नमेंट बना सकती हैं वो सिर्फ 2 मेन पार्टीज होती हैं। यूएसए और यूनाइटेड किंगडम इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर पावर अक्सर 2 पार्टीज के दरमियान रोटेट करती रहती है। छोटी पार्टीज इलेक्शन तो लड़ती हैं, लेकिन गवर्नमेंट बनाने का चांस बहुत कम होता है। इसके कुछ फायदे हैं, स्टेबिलिटी होती है और डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, लेकिन इसके नुकसान वो ये है कि सोसाइटी के कई ग्रुप्स की आवाज रिप्रेजेंट नहीं हो पाती। सोचिए, क्या सिर्फ 2 पार्टीज एक मुकम्मल डाइवर्स सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर सकती हैं? कमेंट्स में बताइए। अब बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की। जब 2 से ज्यादा पार्टीज पावर के लिए कम्पीट करें और कई पार्टीज के पास गवर्नमेंट बनाने का रियल चांस हो, तो उसे कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इस सिस्टम में अक्सर कोalition गवर्नमेंट बनती है, यानी कई पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। जब कई सारी पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, उसे कहते हैं अलायंस या फ्रंट। भारतवर्ष के 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 3 मेजर अलायंसेस थे: एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट। अब इसका बेनिफिट क्या है? अलग अलग रीजन्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। ये सिस्टम बड़ा मैसी लगता है और कभी कभार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट किए बगैर डेमोक्रेसी कंप्लीट हो सकती है? अब सबसे कॉमन सवाल, कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है? और इसका सबसे ऑनेस्ट जवाब ये है कि ये सवाल ही गलत है। क्यों? क्योंकि पार्टी सिस्टम कोई मुल्क चूज नहीं करता, बल्कि ये टाइम के साथ इवॉल्व होता है। पार्टी सिस्टम डिपेंड करता है सोसाइटी की डाइवर्सिटी पर, सोशल और रिलीजियस डिविजन्स पर, पॉलिटिकल हिस्ट्री पर और इलेक्टोरल सिस्टम पर।
इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि इंडिया एक विशाल और डाइवर्स मुल्क है। सिर्फ 2 या 3 पार्टीज इतनी विशाल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने में सक्षम नहीं है। तो पता ये चला कि कोई भी एक आइडियल सिस्टम सभी कंट्रीज के लिए नहीं हो सकता। अपनी पॉलिटिकल नीड्स के अकॉर्डिंग कंट्रीज पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम को इवॉल्व करते हैं, उसमें इम्प्रोवाइजेशन लाते हैं और फिर अडेप्ट करते हैं। अब आती है पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रस्ट वर्सेस पार्टिसिपेशन की बात। अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अनपॉपुलर हो चुकी हैं। भारतवर्ष के केस में ये बात कुछ हद तक सही भी है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अनपॉपुलर हो चुकी हैं। पिछले कई सालों के सर्वेस के मुताबिक साउथ एशिया में ज्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज पर ज्यादा भरोसा नहीं है या फिर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं, दुनिया भर में पॉलिटिकल पार्टीज लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस में शुमार होती हैं। फिर भी दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में इंडिया में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन काफी हाई है। हिंदुस्तान में पार्टी मेंबर्स का प्रोपोर्शन कनाडा, जापान, स्पेन और साउथ कोरिया जैसे मुल्कों से काफी ज्यादा है। पिछले 30 सालों में पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स की तादाद लगातार बढ़ ही रही है। और जो लोग कहते हैं कि हमें किसी पार्टी पर बिलीफ नहीं या हम किसी पार्टी की आइडियोलॉजी से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते, ऐसे लोगों की भी तादाद बढ़ रही है। ये कॉन्ट्रडिक्शन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो आज हमने समझा कि डेमोक्रेसी में पार्टीज का होना क्यों जरूरी है, सिंगल पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है, 2 पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम्स के फायदे और नुकसानात, और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है। सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल पार्टीज इम्परफेक्ट हो सकती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी उनके बगैर मुमकिन नहीं है। आपके ख्याल में कौन सा सिस्टम बेहतर है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान के नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। हिंदुस्तान एक फेडरल डेमोक्रेसी है और जैसे कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसीज जो फेडरल सिस्टम फॉलो करती हैं, उनमें 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। एक जो सिर्फ स्टेट में होती है, दूसरी जो पूरे देश में या कई स्टेट्स में एक्टिव होती है। और यही सेकंड कैटेगरी हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे, नेशनल पार्टीज। ये पार्टीज हर स्टेट्स में अपनी यूनिट्स रखती हैं, लेकिन पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज नेशनल लेवल पे डिसाइड होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होना होता है। इलेक्शन कमीशन को भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल ट्रीटमेंट देना होता है, लेकिन जो पार्टीज बड़ी और एस्टैब्लिश्ड होती हैं, उन्हें कुछ खास फैसिलिटीज मिलती हैं। सबसे पहली फैसिलिटी है यूनिक इलेक्शन सिंबल। नेशनल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन एक यूनिक सिंबल अलॉट करती है, जो केवल वो पार्टी या फिर उस पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले कैंडिडेट्स ही यूज कर सकते हैं। जिन पार्टीज को ये प्रिविलेजेस मिलती हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन कहता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बनने का क्राइटेरिया क्या है? एक स्टेट पार्टी बनने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में कम से कम 6% वोट और 2 सीट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सिक्योर होना जरूरी है। और एक नेशनल पार्टी बनने के लिए सेंटर के इलेक्शंस में 4 स्टेट्स में कम से कम 6% वोट्स और लोकसभा में कम से कम 4 सीट्स का होना जरूरी है। 2023 की नोटिफिकेशंस के मुताबिक हिंदुस्तान में 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं। इनमें है आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। पहली पार्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को फॉर्म हुई। 2011 के एंटी करप्शन मूवमेंट के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ। इसकी मेन आइडियोलॉजी है अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजंस, ट्रांसपेरेंसी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। 2013 के दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट से उसने गवर्नमेंट बनाई, जबकि 2022 के गुजरात असेंबली इलेक्शंस में वो थर्ड फ्रंट बनी। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही है, जबकि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती। दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। इसके फाउंडर का नाम है कांशीराम। 1984 में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। बहुजन समाज पार्टी दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है साहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर। इसका बेस बेसिकली उत्तर प्रदेश में है और नेबरिंग स्टेट्स में भी है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब। बीएसपी ने कई बार यूपी में सरकार बनाई है। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बीएसपी को 3.63% वोट्स हासिल हुए, जबकि 10 सीट्स लोकसभा में हासिल हुई। तीसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो 1980 में बनी और ये भारतीय जनसंघ का रिवाइवल है, जो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। बीजेपी का गोल है एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना,
जिसमें एंशिएंट कल्चर और दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज जैसे इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और अंत्योदय का इंस्पिरेशन लिया जाता है। इसके आइडियोलॉजी में कल्चरल नेशनलिज्म या हिंदुत्व भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ये पार्टी जम्मू कश्मीर का फुल टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और रिलीजियस कन्वर्जन पर बैन को सपोर्ट करती है। 1990s में इसकी सपोर्ट सब्सटेंशियली बढ़ी। पहले नॉर्थ, वेस्ट और अर्बन एरियाज तक लिमिटेड थी, लेकिन अब साउथ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरियाज में भी इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। 1998 में बीजेपी एनडीए के लीडर के रूप में पावर में आई, लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इसने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी और 303 मेंबर्स के साथ लार्जेस्ट पार्टी बन गई। आज भी ये रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट को सेंटर में लीड करती है। चौथी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसको कहा जाता है CPIM। ये 1964 में बनी। ये पार्टी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को फॉलो करती है और सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करती है। CPIM इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म के खिलाफ है और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस अचीव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल के रूप में एक्सेप्ट करती है। वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। खास तौर पर पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और इंटेलिजेंशिया में ये काफी पॉपुलर है। ये पार्टी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो फॉरेन कैपिटल और गुड्स के फ्री फ्लो को अलाउ करती हैं, उनके खिलाफ है। वेस्ट बंगाल में तो ये 34 इयर्स तक पावर में रही और 2019 लोकसभा इलेक्शंस में 1.75% वोट्स लेकर CPIM ने 3 सीट्स भी सिक्योर की। पांचवी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो दुनिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एस्टैब्लिश हुई। कांग्रेस ने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के पॉलिटिक्स में एक डोमिनेंट रोल प्ले किया। पार्टी की आइडियोलॉजी सेंट्रिस्ट है और ये सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शंस के वेलफेयर को प्रमोट करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस ने हिंदुस्तान को मॉडर्न, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की कोशिश की। आजादी के बाद से 1977 तक और फिर 1980 से 1989 तक कांग्रेस रूलिंग पार्टी रही और 2004 से 2019 के पीरियड में यूपीए गवर्नमेंट की लीडरशिप भी की। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 19.5% वोट्स और लोकसभा में 52 सीट्स हासिल हुई। आखिरी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में PA सांगमा की लीडरशिप में बनी। ये पार्टी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहली नेशनल पार्टी है। नेशनल पीपल्स पार्टी का फोकस है भारत की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना, हर रीजन के अलग डेवलपमेंटल चैलेंजेस को समझना और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। पार्टी की मेन फिलॉसफी है एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में नेशनल पीपल्स पार्टी को लोकसभा में 1 सीट हासिल हुई। तो हमें पता चला कि हिंदुस्तान में 6 नेशनल पार्टीज हैं। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में स्ट्रांग है, BSP जो दलित्स और माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करती है मेनली उत्तर प्रदेश में, BJP जो अभी रूलिंग पार्टी है और पूरे देश में इसकी स्ट्रांग प्रेजेंस है, CPIM जो वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में काफी सपोर्ट रखती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हिस्टोरिक और सेंट्रिस्ट है और पूरे भारत में इसकी भी प्रेजेंस है, और नेशनल पीपल्स पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली नेशनल पार्टी है और डेवलपमेंट और डाइवर्सिटी पे फोकस करती है। ये पार्टीज न सिर्फ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि भारत की डेमोक्रेसी, पॉलिसीज और गवर्नेंस को शेप करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप किस पार्टी की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कुछ स्टेट पार्टीज की और पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस की। जरा सोचिए, अगर हिंदुस्तान में सिर्फ नेशनल पार्टीज होती तो क्या सच में हर स्टेट की आवाज सुनी जा सकती थी? इस सेक्शन में हम बात करेंगे स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज के बारे में और पॉलिटिकल पार्टीज के वो चैलेंजेस जो डेमोक्रेसी को कमजोर बना रहे हैं। नेशनल पार्टीज के अलावा इंडिया की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन स्टेट पार्टीज के तौर पे क्लासिफाई करता है। इन्हें आमतौर पर रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है। लेकिन एक बहुत अहम बात यहां समझना जरूरी है, स्टेट पार्टी का मतलब ये जरूरी नहीं कि आइडियोलॉजी सिर्फ रीजनल हो। ये सिर्फ उनकी इलेक्टोरल सक्सेस पर डिपेंड करता है, ना कि उनके आइडियाज पर। कुछ स्टेट पार्टीज असल में ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंस रखती हैं, लेकिन इलेक्शंस सिर्फ कुछ स्टेट्स में जीत पाती हैं, जिसका एग्जाम्पल है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। हालांकि इन पार्टीज के अपने नेशनल लीडर्स होते हैं, मल्टीपल स्टेट्स में इनकी यूनिट्स होती हैं, लेकिन रिकॉग्निशन सिर्फ स्टेट पार्टी का होता है।
इसलिए स्टेट पार्टी होना कमजोर होने की निशानी नहीं होती। कुछ पार्टीज इंटेंशनली अपनी स्टेट आइडेंटिटी पर फोकस रखती हैं, जैसे बीजू जनता दल उड़ीसा में, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसको टीआरएस भी कहा जाता है। इन पार्टीज के लिए स्टेट का कल्चर, स्टेट लैंग्वेज और स्टेट के डेवलपमेंटल इश्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पार्टीज फेडरल सिस्टम की आत्मा होती हैं, क्योंकि ये लोकल प्रॉब्लम्स को नेशनल लेवल तक ले जाती हैं। पिछले 30 सालों में स्टेट पार्टीज की तादाद लगातार बढ़ी ही है और इसके साथ साथ बढ़ी है उनकी ताकत भी। और इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इंडियन पार्लियामेंट और ज्यादा डाइवर्स हो गया है। 2014 से पहले कोई भी नेशनल पार्टी अकेले लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई, जिसका नतीजा क्या हुआ? नेशनल पार्टीज को स्टेट पार्टीज के साथ अलायंस बनाना पड़ा। 1996 के बाद लगभग हर स्टेट पार्टी किसी न किसी नेशनल कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा बनी। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ कि स्टेट्स की आवाज सेंटर तक पहुंची, फेडरलिज्म और स्ट्रांग हुआ और डेमोक्रेसी ज्यादा इंक्लूसिव बनी। स्टेट पार्टीज ने यह भी प्रूव कर दिया कि अगर स्टेट्स मजबूत होंगी तो डेमोक्रेसी और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, जिसमें हम चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए जरूरी तो हैं, लेकिन फिर भी दुनिया भर में लोग पॉलिटिकल पार्टीज से नाखुश हैं। क्यों? क्योंकि पार्टीज डेमोक्रेसी का सबसे विजिबल फेस होती हैं, इसलिए हर खराबी का ब्लेम उन पर आता है। इंडिया में भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। लोगों का क्रिटिसिज्म और डिससेटिस्फेक्शन 4 मेन प्रॉब्लम एरियाज पर फोकस करता है। इन चैलेंजेस को समझना और इन्हें दूर करना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जरूरी है, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी को कंटिन्यू रख सकें। पहला चैलेंज आता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि इंटरनल डेमोक्रेसी का ना होना। दुनिया की हर डेमोक्रेसी में एक कॉमन टेंडेंसी है कि पॉलिटिकल पार्टीज की पावर सिर्फ एक या कुछ लीडर्स के पास ही कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। पार्टीज अक्सर मेंबरशिप रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स नहीं रखती और इंटरनल इलेक्शंस भी रेगुलर नहीं होते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स को ये तक नहीं पता होता कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। उनके पास पार्टी का डिसीजन इन्फ्लुएंस करने के लिए रिसोर्सेज और कनेक्शंस भी नहीं होते और लीडर्स को लगता है कि वो पार्टी की तरफ से सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जब सिर्फ एक या कुछ लीडर्स सारी पावर होल्ड करते हैं, तो जो लोग लीडरशिप से डिसएग्री करते हैं उनके लिए पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, लॉयल्टी अब पार्टी पॉलिसी से नहीं, लीडर की पर्सनल लॉयल्टी से डिफाइन होने लगी है। मगर ये सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी के लिए भी एक चैलेंज है। अगला आता है डायनेस्टिक सक्सेशन, जो पहले चैलेंज से काफी क्लोजली लिंक्ड है। जब पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंट और फेयर प्रोसीजर्स नहीं होते, तो ऑर्डिनरी वर्कर के लिए टॉप पोजीशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। टॉप पोजीशंस अक्सर एक ही फैमिली के लोग कंट्रोल करते हैं, बट ये अनफेयर है क्योंकि बाकी मेंबर्स के पास अपॉर्चुनिटीज होती ही नहीं है। इसका नुकसान डेमोक्रेसी को भी होता है, क्योंकि इनएक्सपीरियंस लोग या जिन्हें पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलता, वो भी पावर पोजीशंस पे आ जाते हैं। ये टेंडेंसी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज में कभी न कभी तो देखी ही जाती है। तीसरा चैलेंज है मनी और मसल पावर का बढ़ता हुआ रोल, खास तौर पे इलेक्शन के वक्त। पार्टीज अक्सर सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए काम करती हैं और इस रेस में शॉर्टकट्स यूज करती हैं। जो कैंडिडेट्स पैसा रेज कर सकता है या जिसके खुद के पास पैसा है, उसे नॉमिनेट कर दिया जाता है। अमीर लोग और कंपनीज जो पार्टी को फंड देते हैं, अक्सर गवर्नमेंट पॉलिसी और डिसीजंस पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। कभी कभी पार्टीज क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती हैं जब उन्हें लगता है कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। ये ट्रेंड पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज के लिए कंसर्न है, क्योंकि डेमोक्रेसी का असली मतलब ही ये है कि पॉलिटिकल पावर सिर्फ पैसा या मसल वाले के हाथ में ना हो, बल्कि उसके हाथ में हो जो आम आदमी को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करता हो। चौथा चैलेंज है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। पार्टीज अक्सर वोटर्स को मीनिंगफुल चॉइस ऑफर नहीं करती। अगर वोटर्स के पास चॉइस हो तो वो अपने हिसाब से डिफरेंट पॉलिसीज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में मेजर पार्टीज के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कम हो गए हैं। मिसाल के तौर पे ब्रिटेन में जो 2 पार्टियां हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, उनके बीच फर्क बहुत कम है। दोनों ही पार्टीज फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पर अग्री करते हैं, सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की डिटेल में फर्क होता है। भारत में भी इकोनॉमिक पॉलिसीज और बेसिक प्रोग्राम्स में मेजर पार्टीज के बीच के डिफरेंसेस कम हो गए हैं। लोग जो सच में डिफरेंट पॉलिसीज और लीडर्स चाहते हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। और कभी कभी तो सेम लीडर्स एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे वोटर्स का भरोसा भी टूटता है और उनके पास मीनिंगफुल चॉइस भी बहुत कम होने लगती है। और इस वजह से डेमोक्रेसी का असली पर्पस, पीपल्स चॉइस और अकाउंटेबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए कितनी जरूरी हैं, लेकिन उनके सामने 4 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला, इंटरनल डेमोक्रेसी का ना होना। दूसरा, डायनेस्टिक सक्सेशन और अनफेयर एडवांटेज। तीसरा है मनी और मसल पावर का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। और चौथा
होता है वोटर्स के लिए मीनिंगफुल चॉइस की कमी होना। अगर पार्टीज इन चैलेंजेस को एड्रेस कर लें तो डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग और इफेक्टिव हो सकती है। ये सिर्फ पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि आम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवेयर रहें और अपनी सिविक ड्यूटी को समझें। आप बताइए, इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब आता है हमारा अगला सेक्शन, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म भी किया जा सकता है और क्या इन चैलेंजेस के सॉल्यूशन मुमकिन हैं। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद रिफॉर्म्स क्यों नहीं करती। डेमोक्रेसी में फैसले वही लीडर्स करते हैं जो खुद पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। लोग उन्हें रिप्लेस तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दूसरे पार्टी लीडर्स से। अब सवाल ये आता है कि अगर सारे पार्टी लीडर्स ही रिफॉर्म नहीं चाहते तो उन्हें रिफॉर्म करने के लिए मजबूर कौन करेगा। और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म सबसे मुश्किल डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स में से एक है। चलिए कुछ रिसेंट एफर्ट्स और सजेशंस देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया ताकि एमएलएज और एमपी पार्टी चेंज करके मिनिस्टर बनने या कैश रिवॉर्ड लेने से बच सकें। अब अगर कोई एमएलए या एमपी पार्टी चेंज करता है तो अगले इलेक्शन तक वो अपनी सीट खो देता है। इससे डिफेक्शन कम तो हुआ, लेकिन इसकी एक नेगेटिव साइड भी सामने आई कि एमपी और एमएलएज को अब अपनी पार्टी के लीडर्स के डिसीजन एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, चाहे वो उनसे अग्री करें या नहीं करें। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी मनी और क्रिमिनल्स के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कुछ ऑर्डर्स पास किए। उनमें से एक ऑर्डर ये कहता है कि हर कैंडिडेट जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता है उसे अपनी प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस की एफिडेविट फाइल करना मैंडेटरी है। ये सिस्टम पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल करता है, लेकिन अभी तक ये चेक नहीं किया गया है कि क्या ये सच में रिच और क्रिमिनल्स के इन्फ्लुएंस को कम कर रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी पार्टीज को अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी मैंडेटरी किया। पार्टीज ने स्टार्ट तो किया है, लेकिन कभी कभी सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इंटरनल डेमोक्रेसी इंप्रूव हो पाई है या नहीं। रिफॉर्म्स के लिए एक्सपर्ट्स और सिटीजंस ने भी कुछ सजेशन दिए और उन्हीं सजेशंस में से कुछ गिवन है, जैसे पार्टीज को अपने मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, डिस्प्यूट्स के लिए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाना और हायर पोजीशंस के लिए ओपन इलेक्शन कंडक्ट करना। इन सबको कंपलसरी करना चाहिए। हर पार्टी को मिनिमम 1/3 टिकट्स विमेन कैंडिडेट्स को देना चाहिए और डिसीजन मेकिंग बॉडीज में भी उनका कोटा होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पार्टीज के इलेक्शन एक्सपेंसेस को सपोर्ट प्रोवाइड करे, या तो कैश में या काइंड में। लेकिन ये सजेशंस अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाएं तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। दोस्तों, लीगल सॉल्यूशंस काफी इफेक्टिव तो लगते हैं, लेकिन इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि ओवर रेगुलेशन से पार्टीज लूपहोल्स ढूंढेंगी और लॉ को चीट करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज रेयरली अपनी मर्जी के खिलाफ लॉ पास करते हैं, इसलिए लीगल रिफॉर्म्स अकेला सॉल्यूशन नहीं है। इन रिफॉर्म्स के लिए लीगल, सोशल और सिटीजन बेस्ड अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन चाहिए। वैसे दो और तरीके हैं जिनसे पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो सकती हैं। सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट्स और मीडिया के थ्रू पार्टीज पर प्रेशर डाला जा सकता है। अगर पार्टीज को लगेगा कि पब्लिक सपोर्ट लूज होगा अगर वो रिफॉर्म्स नहीं लेंगे, तो वो रिफॉर्म्स को सीरियसली कंसिडर करेंगे। दूसरा ये भी है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स को चाहिए कि वो सिर्फ पार्टीज को क्रिटिसाइज ही ना करें, उनको ज्वाइन भी करें। अगर लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो पार्टीज के अंदर बेटर पॉलिसीज और बेटर लीडरशिप प्रमोट होगी। याद रहे, बैड पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा पॉलिटिक्स और बेटर पॉलिटिक्स चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना जरूरी है ताकि डेमोक्रेसी स्ट्रांग और अकाउंटेबल रह पाए। तो इस सेक्शन में हमने जाना कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना मुश्किल क्यों है, अभी तक कौन कौन से रिफॉर्म्स की कोशिश हुई है और असली पावर किसके पास है। डेमोक्रेसी को बेहतर बनाना सिर्फ लीडर्स का काम नहीं, सिटीजन्स का भी फर्ज है। अब आप सोचिए, क्या हम सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे या सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे बेहतर भी बनाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू तो क्रिएट की होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। हैव अ गुड डे।